शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सियासी गलियारों से आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा, संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है, आस्था और विश्वास है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और उसमें भी जालसाजी करते हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह बयान दिया गया राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने कहा संविधान के सारे पन्ने कोरे थे, यह संविधान और बाबा साहेब का अपमान है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हमला बोला गया है राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा है कि संविधान का प्रचार करना बाबा साहेब और संविधान का अपमान है, क्योंकि कोरे पन्ने के साथ प्रचार किया गया है। तो संविधान के नाम पर वोट मांगना और उसमें भी जालसाजी करना ये गलत है। अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया। ये राहुल बाबा नया सीखे, उनके एनजीओ साथियों ने उनको एक संविधान की प्रत पकड़ाई। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी। ऊपर का कवर पेज तो ठीक था, मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, पूरा पुस्तक एक भी अक्षर नहीं छापा हुआ था। राहुल गांधी, आपने भारत के संविधान का अपमान किया। आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है। आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में रखकर देश की संसद में शपथ ली थी, वो असली था या नकली था? वो आप देश की जनता को बताओ। भाइयों बहनों, जो लोग नकली संविधान को लहराते हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए क्या? जयपुर से बड़ी खबर है। धर्मांतरण पर कानून बनाने वाले बयान पर जोगाराम पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण पर कानून लाने की जरूरत है, प्रलोभन देकर धर्मांतरण करना बेहद गलत है। तो जोगाराम पटेल की तरफ से ये बातें कही गई। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो सरकार जल्द ही कानून लाएगी। प्रलोभन देकर किसी का धर्मांतरण करना ये गलत है। धर्मांतरण रोकने के लिए ही सरकार जो है संकल्पित है, और कानून अगर लाना पड़ा तो सरकार जल्द ही उसे भी लेकर आएगी। हम सभी धर्मों का मान और सम्मान करते हैं, लेकिन किसी धर्मावली को या किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है वो कोई प्रलोभन देकर या ऐसा गलत आवरण पैदा कर, प्रभावित कर, झूठे शब्दबाज दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करे या धर्म परिवर्तन करवावे। ये कतई स्वीकार नहीं है। विशेषकर मेरे आदिवासी क्षेत्र में कुछ कम पढ़े लिखे मेरे भाई बहनों को या अन्य तरीके से प्रलोभन देकर कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो धर्मांतर के नाम से बलगलाते हैं, नौकरी का सब्जबाग दिखाते हैं। उन सब को रोकने के लिए सरकार का संकल्प है, और अगर सरकार को महसूस होगा, आवश्यकता पड़ी, तो ऐसा सख्त कानून लाने से भी सरकार परहेज नहीं करेगी। धन्यवाद। उधर ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जोधपुर पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को साउथ मुंबई से धर दबोचा, जहां वो एक घर में छिपा हुआ था। कैसे मिली पुलिस को ये कामयाबी, रिपोर्ट में देखिए। अब उठेगा अनीता चौधरी हत्याकांड से पर्दा। जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी गुलामुद्दीन। साउथ मुंबई से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। अनीता हत्या के कई दिन बीत जाने के बाद मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि इस हत्याकांड के राज से पर्दा उठ जाएगा। अनीता का शव मिलने के बाद से ही गुलामुद्दीन फरार था।
जोधपुर कमिश्नरेट टीम को उसके मुंबई में होने के इनपुट मिले थे, जिसके बाद जोधपुर से एडीसीपी पश्चिम निशांत भारद्वाज के नेतृत्व में टीम मुंबई पहुंची। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए साउथ मुंबई से गुलामुद्दीन को गिरफ्तार कर जोधपुर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल गुलामुद्दीन के पास 3 फोन थे, जिनमें से एक फोन उसने ऑन किया था, जिसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन मिली। अनीता हत्याकांड में पुलिस की जांच जारी है। इस बीच पुलिस गुलामुद्दीन की निशानदेही पर उसके घर पहुंची, जहां से कई अहम सबूत इकट्ठा किए गए। दूसरी तरफ अनीता का परिवार अब तक शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुआ है। मृतका के परिवार वालों मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब गुलामुद्दीन पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। घटनास्थल निरीक्षण कंटिन्यूसली जैसा कि हमारे को आदेश दिए जा रहे हैं और जैसा कि हम समझते भी हैं, इस तरह का घटना है, गंभीर अपराध है और जो मोडस ऑपरेंडी रही है इसके अंदर, उसके अंदर बार बार घटनास्थल का गहन निरीक्षण अति आवश्यक है। समझना कि कैसे घटनाक्रम किया गया है, क्या हुआ होगा, उसको समझने के लिए हम बार बार प्रयास हालांकि करते रहे हैं कि परिवादी जो है उसकी मौजूदगी में ही घटनास्थल निरीक्षण हो। 30 अक्टूबर को पुलिस ने गुलामुद्दीन के घर के पीछे एक गड्ढे से अनीता चौधरी का 6 टुकड़ों में कटा शव बरामद किया गया, जिसकी जानकारी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा ने पुलिस को दी थी। हालांकि आबिदा ने खुद को बेकसूर बताया था। पुलिस को यकीन है कि गुलामुद्दीन के मिलने के बाद ये खुलासा हो सकता है कि इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल था, हत्या का मकसद क्या था और किस तरीके से उसकी हत्या की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अपने बयानों को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। एक तरफ वो सनातन बोर्ड की मांग करते दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनेताओं पर तंज कसते हैं, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे जो जोधपुर से आ रही है। अनीता चौधरी की निर्मम हत्या से जुड़े मामले में एक अपडेट सामने आया है। हनुमान बेनीवाल का वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा आखिर क्यों बेनीवाल ने अनीता की हत्या की तुलना भंवरी देवी से की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, हत्या के पीछे 20 से 25 लोगों के हाथ होने की क्यों बात कही जा रही है, ऐसा क्या बताया गया मृतका के परिजनों ने बेनीवाल को, क्यों परिजन सारी बात आखिर नहीं बता पा रहे हैं पुलिस को। तो ये बातें कहेगी पुलिस 8 बार सफीना नोटिस कर जारी कर चुकी है, जांच में सहयोग की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर जोधपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हनुमान बेनीवाल का दरअसल एक वीडियो सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर के, और उन्होंने कहा ये देखिए ये वही वीडियो जो सामने आया है, अनीता चौधरी की निर्मम हत्या के मामले से जुड़ा ये वीडियो है। उन्होंने बेनीवाल ने अनीता की हत्या की तुलना भंवरी देवी हत्याकांड से की। हत्या के पीछे कई लोगों के हाथ होने की बात कही जा रही है। जरा सुनिए आप क्या कुछ कहा है। उनको तो लाओ पकड़ के, ये तो भंवरी से भी बड़ा वो है कि लाश के टुकड़े करके डाल देना, समाज के हॉस्टल में बैठे लोगों को तंग करना। ठीक है, आज आरएलपी प्रतिनिधि मंडल को देख रहा हूँ वहाँ पे, है ना। आज छोटे भाई नारायण बेनीवाल को भिजवा रहा हूँ वहाँ पे, बातचीत करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो मैं चुनाव बीच में छोड़ के आऊँगा। ठीक है ना, सरकार की एंड वजह सबको टुकड़े टुकड़े करके गड्ढे के अंदर गाड़ दिया और इतनी निर्मम हत्या थी कि हर कोई जो देखता है सुनता है वो दिल दहलाने वाली घटना थी। और पुलिस कमिश्नर से लेके सरकार के अंदर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो इस चीज को लेके ज्यादा सीरियस नहीं थे। लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और वह कई संगठन आंदोलन कर रहे थे और सरकार ने दबाव के अंदर, परिजनों के दबाव के अंदर जब इनको एम्स में धरना नहीं देने दिया तो ये अपने समाज के छात्रावास के अंदर तेजा मंदिर में बैठ के आंदोलन कर रहे थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे। आज मुलजिम की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस कह रही है कि अपराध हम तो परिजनों को गिरफ्तार करेंगे। पुलिस की ये दादागिरी राजस्थान में हम कतई नहीं चलने देंगे। पुलिस गलत तरीके से पंगा ले रही है। पहले उस निकम्मे डीसीपी को हटाएं, उन तमाम अधिकारियों को हटाएं जिनकी सांठगांठ मुलजिमों के साथ थी और इस मुलजिम के पीछे वो सफेद पोश और बड़े अधिकारी कौन थे जिन्होंने अनीता चौधरी की हत्या को अंजाम दिया। उन तमाम लोगों का खुलासा होना चाहिए। मामले की सीबीआई जांच, मुआवजा और दूसरे जो एक अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई और परिजनों को आश्वस्त पुलिस करे तभी यहाँ से हटेंगे। नोटिस चिपकाने से हम डरने वाले नहीं है। कई नोटिस आए चले गए, हमने खूब नोटिस देखे। लेकिन परिजनों को मैं आश्वस्त करता हूँ
कि आप निश्चिंत होकर जाएं। अभी चुनाव प्रचार के अंदर में हूँ। मैं मेरे छोटे भाई पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल को मौके पे भेज रहा हूँ। वो भी आपकी बात भी सुनेंगे, वो आएंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी इस मामले में मुझे खुद को आने की, मैं खुद आऊंगा। और अब आपको बताएंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों की बात जो सुर्खियों में आ चुकी है। एक तरफ वो सनातन बोर्ड की दरअसल मांग करते दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनेताओं पर तंज भी कसते हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ नेता अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा उन्होंने, इस विशेष रिपोर्ट में देखिए। सुर्खियों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। राजनेताओं पर धीरेन्द्र शास्त्री का तंज। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। राजनीति में धर्म के इस्तेमाल से ऐतराज। धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक तरफ राजनेताओं को फायदे के लिए धर्म के इस्तेमाल से परहेज की सलाह दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका कहना है कि राजनीति से धर्म नहीं चलता बल्कि धर्म से राजनीति चलती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने फायदे के लिए राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने वालों के तौर तरीकों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। तो ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है, और हम इस बात के खिलाफ हैं। धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। तो धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, इस सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए। इससे पहले भीलवाड़ा में हनुमंत कथा के आयोजन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वक्फ बोर्ड पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या फिर सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते। या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहले शख्स नहीं है जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हो। इससे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर यूपी के उन्नाव में सनातन यात्रा के दौरान सनातन बोर्ड की मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद के आयोजन का ऐलान किया गया है, जिसमें मौजूद होने वाले धर्माचार्य सनातन बोर्ड के गठन की मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा में राशन डीलर के द्वारा घटिया क्वालिटी का गेहूं बांटने और कम गेहूं की शिकायत को लेकर एक महिला कोटा कलेक्ट्रेट पहुंच गई। महिला ने राशन डीलर पर आरोप लगाया कि रंगबाड़ी हरिओम नगर बस्ती में रहने वाले लोगों को राशन डीलर घटिया क्वालिटी का गेहूं दे रहा, जिससे मरे हुए चूहे निकल रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया गया कि जिला रसद विभाग में शिकायत करने के बाद भी राशन डीलर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ऐसे में उसे पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर को करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हर बजे गम ले जाती हूँ तो वो अतरो परेशान करे जे नंबर आ जाओ जब भी खलाना परसुआना हेमराज मीणो गाँव ये दुकान यहाँ से रंगबाड़ी पुलिस चौकी के पास। हाँ, राशन की दुकान हेमराज बांटे जे। अभी कब गए थे आप? खली लाई तू गाँव कितने किलो गेहूं लाए? 25 किलो गेहूं लाई। जिम्मे ये निकाले जब सड़ा करेगा जिम्मे यो मरियो उंदरो खड़ियो यो कचरो खड़ियो
लगातार का इसका मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन आज जरूर आई थी एक महिला जिसको हमने कह दिया था कि आप मॉर्निंग में जाके सुबह मॉर्निंग में जाके गेहूं दूसरा ले लेना। वो कह रहे हैं सर कि वो ऐसा कह रहे हैं कि उनके गेहूं के अंदर चूहे वगैरह हैं, तो चूहे वगैरह तो हो सकता है कोई बोरी वगैरह में दब के आ गए, वो कोई इशू नहीं, लेकिन हमने ये कहा कि हम करवा देंगे इसका सोल्यूशन। लेकिन वो तो यहाँ पर फाइनली ये कह रही कि मैं कलेक्टर साहब भी जाएंगी, तो कैसे रोका जाएगा। 84 विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव वैसे तो त्रिकोणीय है, लेकिन यह खास बात यह है कि यह सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, जिस पर 70% वोटर्स एसटी वर्ग से ही आते हैं। अब ऐसे में राजनीति जानकार मान रहे हैं कि उपचुनाव में एसटी वोटर जिस पर विश्वास जताएंगे, जीत का ताज उसी के सिर सजेगा। चौरासी के चुनाव रण में कौन बनेगा शहंशाह? एसटी वोटर करेंगे दिग्गजों की किस्मत का फैसला। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन किस पर भारी? साल 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव 84 की जंग में राजकुमार रौत कांग्रेस और बीजेपी पर भारी रहे। उनके सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर निर्णायक भी भूमिका में रहने वाली एसटी वोटर जिस पर विश्वास करेगा वो ही सिकंदर साबित होगा। 84 विधानसभा सीट पर करीब 70% मतदाता हैं। राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा पड़ोसी गुजरात राज्य से सटी हुई है। अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 70% एसटी, 10% ओबीसी, 20% जनरल और अल्पसंख्यक और एससी वोटर्स हैं। अब तक इस सीट पर 12 बार चुनाव हुए, जिसमें 6 बार कांग्रेस को जीत मिली, जबकि 3 बार बीजेपी जीती, 1 बार एक जेएनपी की जीत दर्ज की। लेकिन पिछली बार ये सीट राजकुमार रौत के कब्जे में रही। 2018 में बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी और इसके बाद 2023 में बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी से विधायक बने। दूसरी बार 69,000 के बड़े अंतर से राजकुमार रौत जीते। इससे पहले कभी किसी ने इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल नहीं की थी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत आदिवासी पार्टी की रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं इस सीट पर कब किस पार्टी का विधायक रहा। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीजें लेके जा रही है। प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि योजना, पानी के लिए योजना बनाई थी, अशोक गहलोत को पैसे भी दे दिए, लेकिन उसका काम नहीं किया। अब उस काम को भी हम पूरा करेंगे। ये सारे काम लेकर हम जा रहे हैं और जितने भी काम है ये सारे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं। भाई साल 1967 में रतनलाल पार्टी कांग्रेस, 1972 में रमेश चंद्र कांग्रेस पार्टी से रहे विधायक, 1977 में जेएनपी से हीरालाल रहे विधायक, 1980 में कांग्रेस से गोविंद आमलिया रहे विधायक, 1985 में कांग्रेस से शंकर लाल आहारी, 1990 में भाजपा के जीवराम कटारा, 1998 में कांग्रेस के शंकर लाल आहारी, 2003 में भाजपा के सुशील कटारा, 2008 में कांग्रेस के शंकर लाल आहारी, 2013 में भाजपा के सुशील कटारा, 2018 में बीटीपी के राजकुमार रौत और 2023 में राजकुमार रौत बीएपी से विधायक रहे। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर पिछले 2 चुनावों के वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले भारत आदिवासी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2018 में बीटीपी से चुनाव लड़ने वाले राजकुमार रौत को 38.22% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 30.41% वोट मिले थे। वहीं 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में नई पार्टी बीएपी से चुनाव लड़े राजकुमार रौत को 53.92% वोट मिले, जो कि पिछली बार से 15.07% ज्यादा है। उसके पीछे का प्रमुख कारण एसटी वोटर्स रहा है। ऐसे में इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 84 विधानसभा क्षेत्र का एसटी वोटर
अब कांग्रेस और भाजपा से छिटककर आदिवासी समाज के नाम से चुनावी मैदान में आई बीएपी के प्रति ज्यादा विश्वास जता रही है। खाली एसटी वोटर की बात नहीं है, 84 की जनता ने अपार प्यार मोहब्बत दिया इस पार्टी को और अधिकतम वोटों से जीता है। राजस्थान में परसेंटेज के मामले में पहले नंबर पे और काउंटिंग के आंकड़े के मामले में हम सेकंड नंबर पे रहे हैं। तो जनता कहीं न कहीं मात्र एससी नहीं, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल सभी लोगों ने हमको मतदान करके वहां मजबूत किया। और इस चुनाव के अंदर भी हमें मालूम है कि अधिकतम मतदान बीएपी के पक्ष में ये लोग करेंगे, भारत आदिवासी पार्टी को अधिकतम बहुमत देंगे। बहरहाल 84 विधानसभा उपचुनाव की चुनावी चौसर पिस चुकी है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में एसटी वोटर्स इस पार्टी पर अपना विश्वास जताते हुए जीत का ताज पहनाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। और झुंझुनू उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। होम वोटिंग के जरिए 568 वोटर्स ने मतदान किया। उपचुनाव में बताया जा रहा है कि 585 वोटर्स ने होम वोटिंग का विकल्प जो है वो चुना था। पहले चरण के अंतिम दिन 67 वोटर्स ने मतदान किया। 85 साल से ज्यादा के 59 बुजुर्ग और 8 दिव्यांग वोटर्स ने मतदान किया है। प्रथम चरण में शेष रहे वोटर्स के घर शनिवार को मतदान दल जाएगा और वहां पर जाकर के उनसे जो है उनके मताधिकार का इस्तेमाल करवाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होम वोटिंग से जुड़ी पहुंचा रहे हैं, जहां पर 568 वोटर्स ने मतदान किया है। ये जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि मतदान दल जो है वो घर घर जा करके जो बुजुर्ग हैं उनसे उनके मताधिकार का इस्तेमाल करवा रहा है। पहले चरण के अंतिम दिन 67 वोटर्स ने मतदान किया था। 85 साल से ज़्यादा के 59 बुजुर्ग और 8 दिव्यांग वोटर्स ने मतदान किया। प्रथम चरण में शेष जो लोग रह गए हैं अब उनके घर शनिवार को मतदान दल जाएगा और उनसे वोट करना होगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों बाघों की मौत और उनके लापता होने को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। T86 की मौत के बाद अब रणथंभौर टाइगर रिजर्व से 25 बाघों के लापता होने की रिपोर्ट सामने आई। लेकिन टाइगर रिजर्व के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 सप्ताह के अंदर इनमें से 11 टाइगर फिर से लौट कर आए हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के CCF अनूप के आर का कहना है कि टाइगर रिजर्व से फिलहाल सिर्फ 14 टाइगर लापता है, जिनकी जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया। कमेटी 2 महीने में ही रिपोर्ट सामने लाकर रखेगी जांच के बाद। 14 अक्टूबर को जो रिपोर्ट मिली थी उसके हिसाब से 11 टाइगर्स तो ऐसे थे जो 1 साल से ज़्यादा मिसिंग थे और 14 टाइगर्स ऐसे थे जो कि 1 साल से कम, वो भी 6 महीने से कम की अवधि में हमको दिखे थे। मानसून में ऐसा होता है कि टाइगर्स जो हैं वो दूसरे एरियाज़ में ऊपर चले जाते हैं पानी की वजह से और वो कैमरा ट्रैप में नहीं पकड़े जाते हैं। फिर 5/11 को जो रिपोर्ट हमारे पास आई शाम को, तो उस रिपोर्ट में उन 14 में से 10 टाइगर्स के हमको पुख्ता साक्ष्य जो है वो मिल गए और जो बचे हुए 4 टाइगर्स हैं हमें उम्मीद है कि जल्दी ही उनके भी पुख्ता साक्ष्य कहीं ना कहीं कैमरा ट्रैप में आ जाएंगे। आपको पता है कि कैमरा ट्रैप में जो है वो डेट, टाइम और लोकेशन सब कुछ होती है, तो हमें पता होता है, पर हम वो डिस्क्लोज़ नहीं करते फॉर द सेफ्टी ऑफ द टाइगर्स।